Good morning, student. Now today we will discuss about a new chapter, that is planting. As Whitakers have already classified the complete organization in 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plant and Animalia. We have already discussed about Monera, Protista and fungi in the last chapter. Now in this chapter we will discuss only about the plant kingdom, and the next chapter will be exclusively for animal kingdom. So before starting this one, what we have known that plant kingdom, actually in plant kingdom the earlier way of classification is on the basis of morphological structure. बाहर के कैरेक्टर देखे, पत्तियां कैसी दिख रही, रूट कैसे दिख रहा है, स्ट्रक्चर किस तरीके का, ये बेसिस हुआ करते थे क्लासिफिकेशन के. यदि आपको याद हो विटकर साहब के पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले भी जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा था, उसमें भी प्लांट को डिवाइड करने का जो बेसिक था वो क्या था? प्लांट को डिवाइड करने का जो बेसिक था वो प्लांट हर्ब है, श्रब है या ट्री. ये बेसिस थे. ये सब कैसे बेसिस थे? ये सभी के सभी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस कैरेक्टर थे. आर्य भाषा. और जब कभी भी आप ये देखिए इस तरीके के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बेस करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस के इस तरीके के क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं. अब ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, इसके कुछ अपने कुछ नुकसान है, या यूं कहिए कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम उतनी अच्छी तरीके का नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ ड्रॉबैक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के. पहला, इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर. देखिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को हम क्या कर देते हैं? इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं. दूसरा, ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल और वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव और मॉर्फोलॉजिकल ओनली कहना चाहिए बहुत जो पास कंसर्न जो स्पीसीज होती है ना, जो कंसर्न स्पीसीज होंगी बहुत पास होंगी, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, उन्हीं को हम सेपरेट करते हैं. क्यों कर पाते? क्योंकि जो थोड़ा भी क्लोजली रिलेटेड नहीं है, थोड़ा भी अंतर हो गया तो उसको हम एक अलग फाइलम बना देते हैं. तो यहां पर क्या हो रहा है वेजिटेटिव में कि बहुत आपस में एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को ही हम इसमें डिफर कर पाते हैं. क्योंकि यदि थोड़ा भी क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो उसमें क्लासिफिकेशन उस तरीके से नहीं कर पाएंगे. तो एक तो ये इसका ड्रॉबैक. तीसरा, जो वेजिटेटिव या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, they are easily modified or changed by environmental condition. तो बहुत आसानी से ये इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज हो सकते हैं. तो यदि कोई चीज चेंज हो सकती है तो फिर बड़ा मुश्किल है कि उसको आपने अभी नहीं देखा है कि आप आगे जाएंगे तो प्लास्टिसिटी करके बहुत ऐसी चीजें आती हैं जहां पर एनवायरमेंट के इफेक्ट के कारण प्लांट में वो चेंज देखने को मिलते हैं. तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये कुछ उसके ड्रॉबैक हमको देखने को मिलते हैं. लीनियर साहब ने या यूं कहिए कि
जो शुरुआत का जो क्लासिफिकेशन था वो प्लांट की मॉर्फोलॉजी को बेस पे था, साथ ही साथ फ्लावर में कितने एंडोशियम है नहीं है, इन सब चीजों को देखकर क्लासिफिकेशन किया जाता था। लेकिन ये हर बार उतना इफेक्टिव क्लासिफिकेशन नहीं था। तो जब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं था, तो फिर इसके बाद और जो दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने एक नया वे ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ना जो नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम था उसमें वी कंसीडर affinities of organism। मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑर्गेनिज्म के आपस में, है ना, नेचुरल एफिनिटीज अमंग वी कंसीडर द एफिनिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक, टू फाइंड आउट और यू कैन से दैट टू कंसीडर नॉट ओनली देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बट आल्सो द इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब वी कंसीडर द एफिनिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म not only basis of external feature but also internal। अब इसका मतलब ये है कि केवल मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अब हम नहीं देख रहे थे, हम मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर रहे थे। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आ रहा था? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के साथ साथ हमने उनका ये भी देखा कि किस तरीके से फाइटोकेमिस्ट्री, किस तरीके से एनाटॉमी, किस तरीके की एनाटॉमी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये चीजें हमने जब ऑब्जर्व करना शुरू की तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो थे ही जो बाहर हमको विजुलाइज हो रहे थे, प्लस इंटरनल कैरेक्टर का भी जब साथ में कॉम्बिनेशन हो गया, इस तरीके के क्लासिफिकेशन को हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा और ये माना कि ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा इंप्रूव्ड वैरायटी है, थोड़ा इंप्रूव्ड वैरायटी है। और खासकर ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने का जो काम था वो किया था जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर। हालांकि पूरा नाम नहीं पढ़ते हम लोग, नॉर्मली जो जब हम एमएससी कर रहे थे तो वर्ड यूज होता था बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। और बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन दरअसल नेचुरल क्लासिफिकेशन ही हुआ करता था। याद रखिएगा हर दिन या यूं कहिए कि हर कुछ 5 साल 10 साल में क्लासिफिकेशन में कुछ चेंज आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि नए कैरेक्टर, नए तरीके मिल जाते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन में चेंज आता है। पर बेंथम एंड हुकर का भी क्लासिफिकेशन काफी हद तक सस्टेनेबल था। इसलिए सस्टेनेबल था क्योंकि इसमें इंटरनल के साथ साथ हम एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ साथ हम इंटरनल कैरेक्टर को भी उतनी तहरीज दे रहे थे, क्योंकि वो इंटरनल कैरेक्टर कैसे थे जो ट्रांसफर होने वाले थे, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले थे। जबकि एक्सटर्नल जो कैरेक्टर होते हैं वो कई बार ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि उन पे इम्पैक्ट होता है किसका? एनवायरमेंटल कंडीशन का। इज इट क्लियर? देखिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जहां तक की मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अलावा भी कुछ और भी नाम है, चाहे वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात हो, चाहे वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात हो, साइटो टेक्सोनॉमी की बात हो, या साइटो कीमो टेक्सोनॉमी की बात हो। ये अलग अलग तरीके के और भी क्लासिफिकेशन है जो अलग अलग लेवल पे किए गए। ज्यादातर हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आजकल इनका भी यूज हम करने लगे हैं। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इनको भी कंसीडर करते हैं। क्या होता है जान जाइए। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक का मतलब होता है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है आप कहां से आए हैं। तो हम कहां से आए? हमारे पेरेंट्स से आए, हमारे पेरेंट्स कहां से आए? उनके पेरेंट्स से आए। यानी ये जो सीरीज चलती आ रही है, ये जो हायरार्ची है, इवोल्यूशनरी जो हायरार्ची है, इसी को कहते हैं क्या? फाइलोजेनी। इसी को कहते हैं क्या? फाइलोजेनी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी
relationship between organism. ये कंसीडर किया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसके साथ, और ये माना जाता है कि इफ टू ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सेम टैक्सा, यानी एक ही जगह मौजूद है, एक ही टैक्सा के ऑर्गेनिज्म है, यदि ऐसा है, ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टैक्सा है, सेम एंसेस्टर, सेम टैक्सा है, सेम एंसेस्टर। क्यों होगा सेम एंसेस्टर? उसके पूर्वज भी क्यों वही होंगे? क्यों? क्योंकि यदि यहां पर उसके कैरेक्टर मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है वो जिनसे पैदा हुआ है, जिनसे बना है, उसके भी कैरेक्टर आपस में क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तो चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि उनके एंसेस्टर क्या रहे हैं? एक जैसे रहे। ये फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मानकर चलता है। हालांकि आपको ये बता दूं कि ऐसा हर बार जरूरी नहीं, तो जेनेटिकल लेवल पे, पर इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो और भी कुछ कैरेक्टर है जो ध्यान में रखे जाते हैं, बट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा आता है आपका न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो ये टैक्सोनॉमी का मतलब ये डिवीजन या क्लासिफिकेशन, टैक्सा में डिवाइड कर देना। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? वी प्रोवाइड number and codes for every character we discover for that plant or organism। हम जिस भी प्लांट और ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं कि इसकी पत्तियां 3 होंगी या फ्लावर जो, तो इस तरीके से हर एक कैरेक्टर के लिए हम कुछ पॉइंट या नंबर डिसाइड करते हैं। और जब एक बार हमने पॉइंट और नंबर डिसाइड कर दिए, उसके बाद मैथमेटिकली या कंप्यूटराइज्ड बेसिस पे उसको हम एक्सरसाइज करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसके कैरेक्टर ज्यादा किससे मिल रहे हैं। क्योंकि हमने पहले ही नंबर या डेटा या कोड हमने प्रोवाइड कर रखे हुए हैं कि यदि कोई इंसान 7 फुट का होगा तो वो इस वाली फैमिली में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के सभी लोग क्या होंगे? 7 फीट वाले हैं। यहाँ 6 फीट वाले हैं, ज्यादातर लोग हैं, तो 6 फीट वाले को यहाँ, तो हमने सब कैरेक्टर रख दिए। पर 7 फीट के साथ साथ वो बिल्कुल काला है, जबकि 7 फीट वालों में कोई काला नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग के हमने कोड दे रखे हैं, अलग अलग के नंबर दे रखे हैं। उसके हिसाब से हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस में जाएगा। तो जहां तक न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी की बात है, तो पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ क्लासिफिकेशन एट द टाइम thousands of character are assumed and you can say that कि हजारों कैरेक्टरों को क्या किया जाता है? एक साथ उनका एनालिसिस किया जाता है और उस एनालिसिस के साथ ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस फील्ड में या किस ग्रुप में जाकर सेट हो जाएगा। तो ये बात होती है किसकी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिर आता है साइटोटैक्सोनॉमी। देखिए, जहां तक रही बात साइटोटैक्सोनॉमी की, नाम से क्लियर है, साइटोलॉजी यानी सेल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। यहां पर जो एम्फेसिस दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर के ऊपर दिया जाता है। यदि उसका सेल बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्या कह सकते हैं आप? साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है? उस साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए, ये सेल स्ट्रक्चर और बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन की प्रोसेस की। साइटोटैक्सोनॉमी के बाद आता है क्या? कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में हम जैसे साइटोटैक्सोनॉमी में हम सेल के स्ट्रक्चर और बिहेवियर की बात करते थे, कीमोटैक्सोनॉमी में हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। कौन से केमिकल्स मौजूद हैं? अब आपको पता है बहुत अच्छे से
कि बहुत सारे प्लांट अलग अलग तरीके से केमिकल प्रोसेस करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आयरन के लिए अट्रैक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिल्वर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके के भी पौधे हैं जो उस जगह पे पाए जाते हैं जहां पर इस तरीके के मिनरल्स मौजूद है। तो उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को बेसिस मान के भी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस की जाती है। होप आपको समझ में आ गया। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्यों हमने डिस्कार्ड किया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हाँ फाइलोलॉजिकल ऑर्गन के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। कई बार जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ टर्मोलॉजी, मान लीजिए आपको लिख दिया कि ये किस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट है, तो यदि आपको लिखा होता है कि एवोल्यूशनरी बेसिस पे कौन सा क्लासिफिकेशन माना जाता है तो आपको फाइलोलॉजी के लिखना है, या कैरेक्टर को नंबर देके या कोड देके किस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है तो वो नंबर के हिसाब से न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होगी। तो ये तो बेसिस है एक्चुअली में एक तरीके से टेक्सोनॉमी का। अब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम में किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। देखिए प्लांट किंगडम का यदि आप क्लासिफिकेशन सोचे, यदि मैं आपसे कहूं कि प्लांट के बारे में आप क्या जानते हैं, प्लांट का एक डायग्राम बनाइए या प्लांट क्लासिफिकेशन या प्लांट सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है, यदि नॉर्मली कहूं तो एक बच्चा कुछ इस तरीके का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपका होगा। एक प्लांट में आप क्या क्या मुझे शो करेंगे, आप मुझे रूट शो करेंगे, आप मुझे स्टेम शो करेंगे, आप मुझे लीफ शो करेंगे, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो काट और फ्लावर भी शो कर सकते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो कुछ फ्रूट भी शो कर सकते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देते हैं किसी भी प्लांट, एम आई राइट। लेकिन यदि आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, विटकर साहब के टाइम पे चले जाए, विटकर साहब ने कहा ही नहीं कि प्लांट हम उसको कहेंगे जिसके पास रूट होगा, हम प्लांट उसको कहेंगे जिसके पास लीफ होगी, हम प्लांट उसको कहेंगे जिसके पास स्टेम होगी। विटकर साहब ने तो कहा कि कोई भी स्ट्रक्चर जो कैसा हो, यूकैरियोटिक हो, कोई भी स्ट्रक्चर जो मल्टी सेलुलर हो, कोई भी स्ट्रक्चर जिसके पास सेल वॉल मौजूद हो, प्लस फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, क्योंकि फंगस के पास एक फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं होती, यानी क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती। यदि ये कोई चार चीजें प्रोसेस करता है अपने साथ, वो क्या कहलाएगा, प्लांट कहलाएगा। मतलब फ्रूट होना, लीफ होना, फ्लावर होना, स्टेम होना, रूट होना, ये जरूरी नहीं। प्लांट होने के लिए ये चार चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सा, ये चार क्राइटेरिया फुलफिल हो, यूकैरियोटिक हो, मल्टीसेलुलर हो, सेल वॉल प्रेजेंट हो, प्लस क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक एबिलिटी हो, फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉपिक हो। यदि ये चार को प्रोसेस करता है तो प्लांट है, भले उसमें ये सब चीजें देखने को ना मिले। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी कभी मैं प्लांट पढ़ाने की कोशिश करता हूं, बच्चों में कंफ्यूजन होता है, सर इसमें ये नहीं दिख रहा, इसमें ये नहीं पता चल रहा, इसलिए बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि जो आज आप प्लांट देख रहे हैं वो सब मैच्योर फॉर्म प्लांट है, लेकिन प्लांट शुरुआत से ही आम का पेड़ नहीं पैदा हुआ है। जब कभी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर डेवलप हुए वो ऐसे हुए जिनमें केवल ये चार कैरेक्टर मौजूद थे। धीरे 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 करके उसमें ग्रोथ की प्रोसेस हुई और एक कंप्लीट ट्री का या प्लांट का फॉर्मेशन हुआ जो आज की डेट में आप देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन जब हम पूरा प्लांट का पढ़ेंगे तो उसमें तो पढ़ेंगे ही जो लिखा हुआ है कि किस तरीके की चीजें मौजूद है, स्पोर्स कैसे बनते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन एक्चुअली में जो जर्नी है प्लांट की वो कैसे होती है वो देख लो तो शायद आपको फिर जब आप एल्गा, थायरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं। देखिए जो इनिशियल प्लांट आपको दिखता है, प्लांट का मतलब जो वो चार कैरेक्टर प्रोसेस करता है, पहले उसको हम थैलोफाइटा कहते थे, आजकल बुक्स में उसको एल्गा नाम से ही बताया गया है, ठीक है। इसमें भी साइनोबैक्टीरिया को अलग कर दिया गया, आपको पता। तो एल्गा को कहा गया, पहले हम इसको इसी को हम कहते थे थैलोफाइटा। मैं इसलिए थैलोफाइटा कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसी नाम से पढ़ा था, अभी एल्गा कह रहा हूं। थैलोफाइटा का जो नाम का, यदि मैं इसको बाइफर्केशन करूं
तो ये बाइफरकेशन नाम कहलाता है थैलस, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी कैसी है, थैलस स्ट्रक्चर। ये जब आप अभी मैं प्लांट किंगडम बताऊंगा तो सबसे पहला जो प्लांट का ऑर्गेनिज्म है या पहला ग्रुप है वो एल्गा ही है। आरी बात, तो हम एल्गा से शुरू कर रहे हैं, तो जो शुरुआत में मिला था वो थैलस स्ट्रक्चर का एक प्लांट मिला था। ये स्ट्रक्चर था, कैसा था आप ऐसा समझ लीजिए, ये कैसा थैलस स्ट्रक्चर है। बस इसमें केवल क्या है, ये कौन इसमें क्या क्या कैरेक्टर है, ये यूकैरियोटिक है, ये मल्टीसेलुलर, ये सेल वॉल है, यानी अलग अलग सेल है जो आपस में जुड़ी हुई, तो सेल वॉल। और ये कैसा है, फोटोसिंथेसिस। इसके पास ना तो रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। हाँ, चूंकि रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है और इसको सरवाइव करना है, तो ये सब जितने भी एल्गा होंगे आपको कहाँ मिलेंगे, ये सब प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक में मिलेंगे आपको, या जहां पर मॉइस्चर मौजूद हो या जहां पर वाटर एबिलिटी हो वहां पर ही आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे हैव लैक ऑफ रूट, और रूट नहीं है तो वाटर एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी में नहीं होगी। तो आप देखिए जितने भी एल्गा आपको मिलेंगे उनमें चूंकि रूट, स्टेम, लीफ, लाइक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। थैलस स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होगा, थैलस स्ट्रक्चर होने के कारण ये केवल और केवल वो कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस करते हैं जो कि विटकर साहब ने कही थी क्लासिफिकेशन के टाइम पे कि प्लांट कैसा होगा। अब आप ये देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये थैलस स्ट्रक्चर होता है। दरअसल ये ऊपर की तरफ हरा हरा दिख रहा है, ये क्लोरोफिल है, ये एल्गा है। आप कहीं भी जहां भी अभी बरसात का सीजन चल रहा है, पानी गिर रहा होगा, जहां थोड़ा काई लगी होगी उसको आप ऐसा उठाइए, देखिए यहाँ पूरा मिट्टी लगी हुई दिख जाएगी आपको, और इस मिट्टी के नीचे यहाँ इसमें कोई रूट नहीं, कोई भी रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं। और ये थैलस स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से होगा। इवन तो जैसे ही बरसात का सीजन खत्म होगा ये सूख जाएगा और आप स्प्रे से केवल पानी छिटकते रहिए वहां पर, 4 दिन के बाद देखिएगा फिर ग्रो करने लगेगा। तो ये इस तरीके की कंडीशन है थैलस स्ट्रक्चर। थैलस मैं कहता हूं कि जैसे घर में दूध आप गर्म करते हैं तो मलाई ऊपर की तरफ जम जाती है, एक मोटी थिक परत जम जाती है, ठीक वैसे ही ये स्ट्रक्चर होता है जो एक मोटी थिक परत होती है। ये प्लांट ही है। ये अलग बात है कि इनके पास रूट, स्टेम, लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बट दे हैव मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, सेल वॉल हैविंग एंड फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एल्गा कहते हैं। और ये प्लांट है, ये इनिशियल लेवल है। एल्गा जो है तो क्या है, इनिशियल है प्लांट का क्लासिफिकेशन के टाइम। एल्गा के बाद जो दूसरा आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ब्रायोफाइटा। मैं भी देखिए एल्गा और ब्रायोफाइटा में क्या अंतर है। एल्गा जो कंप्लीटली एक्वाटिक है, या यूं कहिए कि वाटर बॉडीज या वाटर रिसोर्स के पास ही मौजूद होंगी क्योंकि उनमें रूट नहीं है। ब्रायोफाइटा के जो स्ट्रक्चर होंगे वो थोड़ा सा ब्रायोफाइटा का मतलब ही हम जो पढ़ते थे पहले वो ड्वेल नेचर के लिए पढ़ते थे, ड्वेल प्लांट या ड्वेल सर्वाइविंग प्लांट आप कह लीजिए। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा का एक शब्द, वहां एक शब्द था एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का क्या, एम्फी का मतलब होता है ड्वेल, बियॉन्ड का मतलब होता है लाइफ। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 2 लाइफ जीता हो या 2 जगह पे सर्वाइव कर सकता है उसको एम्फीबियंस कहते हैं। और यहाँ हम एम्फीबियंस किसको कहते थे, हम मेढक को कहते थे एम्फीबियंस, या एक पूरी एम्फीबियंस की एक पूरी प्रजाति है जो कि पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और लैंड एरिया में भी सर्वाइव कर सकते हैं। चूंकि ब्रायोफाइट भी ऐसे हैं जो दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रायोफाइट थे, ब्रायोफाइट के पास कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर था जो रूट तो नहीं था बट रूट लाइक स्ट्रक्चर, और इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते थे राइजोइट। क्या कहते थे? राइजोइट। तो जहां ब्रायोफाइटा को पानी मिल जाता था वहां उसको राइजोइट की जरूरत नहीं होती थी, और जहां पानी नहीं मिलता था वहां राइजोइट डेवलप करके
पानी को क्या कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। तो पहली बार ऐसे पौधे आए जो एल्गा कहाँ था, जहां पूरा एक्वाटिक मीडियम में सर्वाइव करने वाला था। ब्रायोफाइटा ऐसा है जो एक्वाटिक के साथ साथ लैंड एरिया में भी सर्वाइव कर सकता था, इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया, ब्रायोफाइटा कहा गया। प्लस एम्फीबियन की एक और खासियत, एम्फीबियन दोनों जगह सर्वाइव तो कर सकते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन करने कहां जाएंगे, एक्वाटिक मीडियम। ठीक वैसे ही ब्रायोफाइट भी सर्वाइव भले कर ले, लेकिन जब इसकी आप सेक्सुअल साइकिल देखेंगे, आप आगे पढ़ेंगे तो ये भी पाएंगे कि ये इसका में भी एक्वाटिक मीडियम का बहुत बड़ा यूज है या रोल है। तो हालांकि ब्रायोफाइटा में राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ जो थोड़ा सा डेवलप हो जाएंगे ब्रायोफाइटा, वहां पर आपको स्टेम और लीड जैसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर, लेकिन बहुत फुल फ्लैश के स्ट्रक्चर देखने को नहीं। तो ये बात समझ में आ गई कि शुरुआत में एल्गा डेवलप हो रहा है, उसके बाद ब्रायोफाइट। तीसरा स्ट्रक्चर आता है जो हमको पढ़ने में मिलता है, वो है क्या, टेरिडोफाइट। तीसरा क्या है, टेरिडोफाइट। यदि मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूं, ये वो ग्रुप है जहां पहली बार आपको प्लांट में स्टेम, रूट, लीफ इस तरीके के स्ट्रक्चर में बनाया जाए। आ रही मेरी बात? लेकिन अभी भी यहां पर फुल्ली डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। वैस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम और ये आपको देखने को नहीं, टेरिडोफाइट। इज इट क्लियर? उसके बाद दो ग्रुप आते हैं, एक आता है जिम्नोस्पर्म, जिसमें तकरीबन सभी चीजें होती हैं, केवल जाइलम फ्लोएम में कोई एक आध टिश्यू एब्सेंट होता है और नेकेड कंडीशन होती है। और बाद में आता है कौन, एंजियोस्पर्म, जो कि हाईएस्ट लेवल या हायर प्लांट्स हैं, जो आज की डेट में आप देखते हो, जिनको देख कर आप बड़े हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई तो ऐसा नहीं कि एक साथ हायर प्लांट डेवलप हुए, तो इनिशियल लेवल पे प्लांट डेवलप होना शुरू हुए और धीरे धीरे जाकर कहां तक पहुंचे, हायर प्लांट लेवल तक पहुंचे। तो जब आप क्लासिफिकेशन प्लांट का पढ़ें, तो जब आप एल्गा पढ़ें, तो आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा कर रखें कि भाई मुझे केवल और केवल यह देखना है कि वो 4 प्रॉपर्टी ये प्रोसेस कर रहा है कि नहीं, जो विटकर साहब ने प्लांट के क्लासिफिकेशन के टाइम पे हमको कही थी। यदि वो 4 प्रॉपर्टी प्रोसेस कर रहा है तो फिर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? हालांकि ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, बट इसको करके और फिर आज हम क्लास यहीं पे रोकेंगे इसको, ताकि आपको एक समझ में आ जाए। जहां तक प्लांट किंगडम का सवाल है, प्लांट किंगडम का यदि आप क्लासिफिकेशन देखें तो वो दो, उसका बेसिस क्या है, एक तो सबसे पहला है आप जो डिवीजन होता है वो होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा है कौन सा, फ्लावरिंग, मतलब जिनके पास फ्लावर है वो सब फ्लावरिंग प्लांट, और जिनके पास नहीं है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट। यहां से ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि जिनके पास फ्लावर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं देखने को मिलेगा, जिनके पास फ्लावर ही नहीं वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअल ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होता। हालांकि अलग बात है कि जो कुछ दूसरे प्लांट होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्ट फ्लावर नहीं डेवलप होगा, लेकिन उनमें गैमेट डेवलप होंगे और गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, तो उस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक पढ़ा हुआ है, जो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूज है, वो केवल आपको फ्लावरिंग प्लांट में मिलेगा। जहां तक रही बात नॉन फ्लावरिंग प्लांट की, वर्ड है क्या, क्रिप्टोगेमस, इसी तरीके से फ्लावरिंग प्लांट के ग्रुप को हम कहते हैं क्या, पेनोरोगेमस। ये जो क्रिप्टोगेमस है ये फिर से डिवाइड होते हैं, एल्गा, पहले इनको हम
थैलोफाइटा कहते थे, देन ब्रायोफाइटा, देन टेगिलोफाइटा। इस तरीके का डिवीजन जो आपको पढ़ना है वो बता दो। एल्गा में आप 3 ग्रुप में पढ़ेंगे, या यूं कहिए कि एल्गा में जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे कौन सा, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फाइकोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा। जहां तक आप ब्रायोफाइट्स में आएंगे तो ब्रायोफाइट्स में आपको 2 ग्रुप पढ़ने हैं, लिवरवर्ट और मॉसस। मॉसस पहले लिवरवर्ट बाद में। टेट्राफाइटा की क्लासिफिकेशन आपको नहीं पढ़ना, अभी 11th क्लास तक स्टैंडर्ड। जहां तक फेब्रोगेम्स की यदि मैं बात करूं तो इसमें 2 ग्रुप हैं फ्लावरिंग में, एक आता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा आता है एंजियोस्पर्म। यहां मैं बता चुका हूं कि नॉन फ्लावरिंग में जो एल्गा होंगे ये थैलस स्ट्रक्चर होंगे, इनमें राइजाइड मौजूद होगा, यानी कि थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। टेट्राफाइटा में मैंने कहा कि सभी आपको पार्ट दिखाई देंगे, रूट, स्टेम, लीफ, बस केवल वेस्कुलर टिश्यू उस तरीके का नहीं होगा जो कि हायर प्लांट में देखने को मिलता है। फिर फ्लावरिंग प्लांट में ये 2 डिवीजन किस बात पे हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट में ये दोनों डिवीजन इस बात में, जिम्नोस्पर्म को हम कहते हैं द प्लांट विद नेकेड सीड, मतलब इनकी सीड के ऊपर आपको कोई सीड कोट नहीं मिलेगा, कवरिंग नहीं मिलेगी, जबकि इनको हम कहते हैं कवर्ड सीड। इनके ऊपर क्या मिलेगा, सीड कवर मिलेगा। जिम्नोस्पर्म के का कोई अपना क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो 11th क्लास में आपको नहीं देखना है। एंजियोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन है, हालांकि इस बार एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन भी हटाया है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा था। सिंगल कॉटलीडन वाले ऑर्गेनिज्म को मोनोकॉट और 2 कॉटलीडन वाले ऑर्गेनिज्म प्लांट को डाइकॉट कहते हैं। सो दिस इज क्लासिफिकेशन जो आपको देखना है। तो आपको शुरू करना है एल्गा से, फिर ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यहां तक पहुंचना है आपको और क्लासिफिकेशन को देखना है। उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहती तो आप फिर पूछ सकते, डिस्कस कर सकते। हैव अ नाइस डे।